शायद माइक ऑन नहीं है आपका। पक्ष के वक्ता आए। सदन की गरिमामय उपस्थिति को मेरा सादर नमस्कार। जैसा कि यह विषय दिया गया है कि एनडीए के नेताओं का यह सदन चुनाव हारने के बाद नरेंद्र मोदी को पीएम नहीं बनाएगा, जिन्हें उन्होंने चुनाव से पूर्व उनके नाम पर चुनाव लड़ा था, लेकिन वह अपनी सीट से चुनाव हार गए हैं और इस कारण से एनडीए के नेताओं का यह सदन उन्हें अपना नेता नहीं चुनेगा और प्रधानमंत्री नहीं बनाएगा। सर्वप्रथम महोदय, मैं यहाँ पर ये बात रखना चाहता हूँ कि जब हम राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सदन में बैठकर बात करते हैं तो हमें राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के इतिहास में जाना होगा। जब हम एनडीए के इतिहास में जाते हैं तो हम पाते हैं कि हमने यूपीए की उस व्यक्तिवाद की राजनीति, उस कांग्रेस की व्यक्तिवाद की राजनीति के खिलाफ इस गठबंधन को शुरू किया था और उसका मुख्य आधार ही यही था कि व्यक्तिवाद की राजनीति इस देश से खत्म होनी चाहिए। दूसरी बात, हम सबसे पहले यहां पर यह रखना चाहेंगे कि यह नरेंद्र मोदी का चुनाव हारना क्या दिखाता है और एनडीए का चुनाव जीतना क्या दिखाता है। अर्थात जनता ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के इन मूल्यों को तो चुना, लेकिन एक चेहरे के रूप में नरेंद्र मोदी को खारिज कर दिया। अर्थात जनता के खिलाफ नरेंद्र मोदी व्यक्ति को लेकर रोष था और उसने उनकी सीट पर, जिस सीट से वह चुनाव लड़े, उस सीट पर उन्हें चुनाव हरा दिया। अर्थात उनकी लेजिटिमेसी एज अ लीडर, एज अ इंडिविजुअल लीडर जनता के बीच में नहीं है। दूसरी बात मैं यहां पर यह रखना चाहूंगा कि जब हम भारतीय चुनाव की बात करते हैं तो यह अमेरिका की तरह एक प्रेसिडेंशियल चुनाव नहीं होता है। यहां पर 543 सीटों का चुनाव होता है और हर सीट का अपना महत्व होता है। अर्थात हर सीट से जो भी चुनकर एक नेता आता है उसकी अपनी लोकतंत्र में एक महत्ता होती है और उस महत्ता को हम खारिज नहीं कर सकते हैं। तीसरी बात मैं यहां पर यह रखना चाहूंगा कि जब हम यहां पर बात करते हैं प्रधानमंत्री के पद की, वह एक संवैधानिक कुर्सी है और उस पर कौन बैठता है? जिसके बीच में, जनता के बीच में लेजिटिमेसी उसकी होती है। और नरेंद्र मोदी अपनी सीट से जब चुनाव हारते हैं तो यह दिखाता है कि जनता प्रधानमंत्री के रूप में और उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में नरेंद्र मोदी को देखना नहीं चाहती है, क्योंकि आपने चुनाव से पहले यह स्पष्ट किया था कि नरेंद्र मोदी आपके प्रधानमंत्री के भी नेता होंगे। तो जनता ने केवल उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से उन्हें खारिज अपने लीडर के तौर पर नहीं किया है, बल्कि एक प्रधानमंत्री के रूप में भी उन्हें खारिज किया है। दूसरी बात महोदय, मैं यहां पर रखना चाहूंगा कि जब आप नरेंद्र मोदी को पीएम नहीं बनाते हैं तो हमारा माननीय विपक्ष आकर कह सकता है किसे बनाएंगे और यह जनता के साथ धोखा होगा। तो अगर ये जनता के साथ धोखा होता तो जनता को यह पूर्व विदित था कि यही व्यक्ति हमारा प्राइम मिनिस्टर होगा, लेकिन जनता ने उन्हें नहीं चुना। यह दिखाता है कि जनता का नरेंद्र मोदी से अब भरोसा उठ चुका है, लेकिन एनडीए की वैल्यूज में उनका भरोसा बरकरार है। एक और बात मैं यहां पर रखना चाहूंगा कि अगर आप केवल नरेंद्र मोदी को इतनी तवज्जो देते हैं तो आप यूपीए के उसी सिद्धांत से एग्री कर रहे हैं कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन भी एक व्यक्ति के बिना नहीं चल सकता है और हमारे पास कोई लीडरशिप वैक्यूम है कि अगर नरेंद्र मोदी नहीं हुए तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन गिर जाएगा। और हम ऐसा जनता के बीच संदेश प्रसारित करना चाहते हैं कि एनडीए इन्हीं मामलों में यूपीए से अलग है। हम उस विरासत से आते हैं जहां पर हमारे माननीय श्रद्धेय नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने केवल एक वोट से सरकार गिर जाने पर सरकार छोड़ दी थी, प्रधानमंत्री पद त्याग दिया था। और अगर हम पुनः वही कार्य करते हैं जो अभी तक कांग्रेस की यूपीए सरकार करती आई है तो यह जनता के साथ और इस लोकतंत्र की मूल भावना के साथ एक धोखा होगा। एक और बात मैं यहां पर यह रखना चाहूंगा कि अगर हमारा यहां पर आप दिखाते हैं कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता है, अगर उनकी लोकप्रियता होती तो वह चुनाव नहीं हारते और जब हमने उन्हें ये चुनाव लड़वाया था अपने नेता के रूप में भी तो सबसे सुरक्षित सीट का मुआयना करके दिया था और वो सुरक्षित सीट से भी हार गए। अर्थात उनके प्रति जनता का इन 5 सालों में जो रोष है उस पर्टिकुलर व्यक्ति से है और एनडीए के जीतने का मतलब ये है कि वह हमारी भावनाओं से ताल्लुक रखते हैं, हमारी नीतियों से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी को एक ऐसे नेता के रूप में नहीं देखना चाहते जो एनडीए का लीडर बने और प्रधानमंत्री बने। एक और बात महोदय मैं यहां पर रखना चाहूंगा कि जब हम चुनाव के बाद के ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं कि अब चुनाव हो गया है, तो अगर हम उस चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी को लीडर के तौर पर अपना पेश करते हैं तो सबसे पहले ये उनकी लेजिटिमेसी पर सवाल उठाएगा, अभी नहीं अगले 5 वर्षों तक।
क्योंकि वह जनादेश उनके पास नहीं है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से। और जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं, अपनी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी का इस संसद में या भारतीय लोकतंत्र में महत्व होता है, क्योंकि यहां पर 543 जो संसद सदस्य हैं वह चुनकर आते हैं, कोई एक व्यक्ति चुनकर नहीं आता है। एक और बात मैं यहां पर रखना चाहूंगा कि एनडीए में इंटरनल डेमोक्रेसी है, और यही चीज हमें दूसरे अलायंस से अलग करती है। तो हम ये मंथन अभी भी कर सकते हैं कि अगर जनता ने उस व्यक्ति को अपना जनादेश नहीं दिया है तो हम एक दूसरे नेता को भी प्रस्तावित कर सकते हैं और यह संदेश दे सकते हैं कि एनडीए जनता की मूल भावनाओं का ध्यान रखता है। दूसरी बात मैं यहां पर यह कहना चाहूंगा कि जो गठबंधन है वह एक हारे हुए नेता को स्वीकार नहीं करेगा। आगे भी एनडीए के रूप में जब हमारे सामने कोई चुनौती आती है गठबंधन के अंदर, तो नरेंद्र मोदी के पास एज ए लीडर वो लेजिटिमेसी नहीं होगी कि वह हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स पे अपना कोई डिसीजन दे सकें या उसमें कोई कदम उठा सकें। एक और बात मैं यहाँ पर यह कहूंगा कि उनकी जो सरकार है, जो ऐसी सरकार बनेगी, उसकी स्थिरता को हमेशा खतरा रहेगा, उसकी स्थिरता को हमेशा खतरा रहेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी की लेजिटिमेसी पर एक प्रश्न चिन्ह उठ चुका है उनके चुनाव हारने के बाद। एक और बात मैं यहां पर रखना चाहूंगा कि ये जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है यह मोदी की वजह से नहीं बना था, यह मोदी से पहले था और उन प्रिंसिपल्स पे बना था जिनमें हमने ये माना था कि व्यक्तिवाद का सिद्धांत, अर्थात चाहे कोई व्यक्ति आपके परिवार का हो या उसकी पदवी बड़ी हो, केवल इस वजह से उसे कोई नेता नहीं चुना जाएगा कि वो उसका कोई इन्फ्लुएंस, पर्टिकुलर पर्सनल इन्फ्लुएंस है, लेकिन इस बिना पर चुना जाएगा कि जनता उसे अपना नेता मानती है या नहीं मानती है। इन्हीं मुद्दों के साथ मैं यह मानता हूं कि एनडीए के नेताओं का यह सदन चुनाव हारने के बाद नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री नहीं बनाएगा। धन्यवाद। नेता विपक्ष आमंत्रित है। भैया वेव। सदन की गरिमा में उपस्थिति को सादर नमस्कार। दिया गया विषय है कि एनडीए का यह सदन नरेंद्र मोदी के चुनाव हार जाने के बाद ये चर्चा कर रहा है कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाए या ना बनाए, और विपक्ष आकर इस बात को कहता है कि हम कोई व्यक्तिवादी राजनीति को नहीं, हम प्रधानमंत्री उम्मीदवार को लेकर गए थे। अर्थात जनता को यह पता था कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होने वाले हैं, प्रधानमंत्री पद उनको मिलने वाला है। जब जनता को यह पता था, एक लार्जर सैंपल सर्वे को आप ना मानते हुए, हो सकता है कुछ सीटों के आपने माना 543 लोकसभा सीट है, उसकी लोकल पॉलिटिक्स होंगी, उसके और कारक होंगे, हो सकता है नरेंद्र मोदी चुनावी कार्यक्रमों में व्यस्तता के कारण उस पर्टिकुलर सीट की अर्थमेटिक जो पॉलिटिक्स होगी, जो अर्थमेटिक वहां पर डिसाइड हो रहा होगा, उसको साध नहीं पाए होंगे। तो उस एक पर्टिकुलर सीट को आप एक जनमत संग्रह के रूप में ले रहे हैं, तो उस पूरे भारत का परिणाम जो एनडीए को मिला है उसको आप किस रूप में देखते हैं? आप इस रूप में भी मान रहे हैं कि एनडीए गठबंधन सिर्फ और सिर्फ मोदी के बस की बात नहीं है। हम कहते हैं कि नरेंद्र मोदी की एनडीए की प्रति प्रतिबद्धता, 2014 के चुनाव में सीट लाने के बावजूद एनडीए को जो मिला सम्मान है, उस सम्मान के आधार पर हम एनडीए में एक सफल जो सरकार चलाएं, जिन कार्यक्रमों को लेकर हम जनता के बीच गए थे, उस कार्यक्रमों को स्वीकृति मिली है। और उस कार्यक्रम को स्वीकृति जब एक नेतृत्व के रूप में मिला है, एक और इतिहास आप शायद भूल जाते हैं, एनडीए गठबंधन लालकृष्ण आडवाणी के टाइम पर भी था, तब आप जीत कर क्यों नहीं आए? क्योंकि आपके पास एक करिश्माई नेतृत्व नहीं था, वो नेतृत्व जिसकी अत्यधिक आवश्यकता वर्तमान समय में, क्योंकि आपके पास सामने चुनौती जो है वो गठबंधन से चुनौती है, महागठबंधन से चुनौती है, और उस महागठबंधन को चुनौती देने के लिए आपके पास एक करिश्माई नेतृत्व का होना जरूरी है, जो नरेंद्र मोदी के पास है, क्योंकि उन्होंने इस बात को साबित किया है। दूसरी तरफ आप ये बोलते हैं कि इंडिविजुअल लीडर है, और ये पूरी तरह से अमेरिका से आप पूरी तरह से तुलना करते हैं भारतीय राजनीति की। आप खुद मानते हैं कि अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है, अर्थात अलग अलग सीटों पे हो सकता है एक सीट पे कोई प्रेसिडेंट हार जाए, तो क्या उसको अगर भारत के संदर्भ में हम इस्तेमाल करें तो ज्यादा जगह तो हम जीत कर आए हैं, तो क्यों ना हम नरेंद्र मोदी को माने कि भारत में स्वीकृति मिली है। दूसरी तरफ आप ये बोलकर जाते हैं कि एनडीए की लीडरशिप में एक जो लोकप्रियता की बात करते हैं, लोकप्रियता वर्तमान समय में नरेंद्र मोदी को छोड़कर कोई और एनडीए का कौन सा नेता, ये तो आपने स्पष्ट नहीं किया। क्या वो राजनाथ सिंह के पास लोकप्रियता है? क्या वो नितिन गडकरी जी के पास है? ये बिल्कुल नहीं। अब दूसरी तरफ जब हम महागठबंधन का हिस्सा है तो अपने राजनीति को लेकर, अपने भविष्य की राजनीति को भी लेकर सोचेंगे। वर्तमान समय में महागठबंधन वर्सेस महागठबंधन की लड़ाई हो रही है, और इस महागठबंधन में रहना हमारे लिए अति आवश्यक है, और बीजेपी के सर्वमान्य नेता नरेंद्र मोदी है, और इस महागठबंधन के जब हम हिस्सा रहेंगे तो हमारी भविष्य की राजनीति भी पूरी तरह से प्रफुल्लित होगी, पूरी तरह से उसका परिणाम अच्छा आएगा। चौथा पक्ष, आपको संघ के एंगल को भी देखने की आवश्यकता है।
नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के समय में विचारधारा और सरकारी कार्यकाल में एक समन्वय रहा। नरेंद्र मोदी ने कभी भी अपनी विचारधारा और अपने सरकारी कार्य को विचारधारा को हावी नहीं होने दिया। इसका उदाहरण हम परवीन तोगड़िया के रूप में देख सकते हैं, जिस विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष के रूप में उसकी दखलंदाजी बहुत पहले ज्यादा थी। नरेंद्र मोदी के करिश्माई नेतृत्व में सरकार और विचारधारा के बीच में समन्वय रहा। कल होकर यदि कोई और दूसरा नेता आता है, उस नेता में आने के बाद अगर संघ की तमाम विचारधारा ओवर पावर कर जाती है, तब हमारे लिए ज्यादा घातक होगा, और वो घातक होगा एनडीए के तमाम साथियों के लिए। आप ये भी बोल के जाते हैं कि एनडीए में इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है। ये कैसे बोलकर जाते हैं पता नहीं। जब आप एनडीए में इंटरनल डेमोक्रेसी है, तब हम चर्चा कर रहे हैं। तो जब हम चर्चा कर रहे हैं तो हम राजनीतिक समीकरणों को भी देखें, नरेंद्र मोदी की पृष्ठभूमि को भी तो देखें। नरेंद्र मोदी एक पिछड़ा नेता है और उसको पिछड़ा नेता के रूप में पूरे भारत में सर्वमान्यता मिली हुई है। हम पूरी तरह से इस जातिगत जो राजनीतिक वास्तविकता है उससे भी इंकार नहीं कर सकते। चौथी तरफ आप ये बोलकर जाते हैं कि एनडीए मजबूत होगी, पार्टियां खुद मजबूत होंगी। इस बात को मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं। जब आप एक गठबंधन में हैं, गठबंधन सरकार में आ रही है, मतलब आपके गठबंधन को स्वीकार्यता है, और उस गठबंधन को स्वीकार्यता आपके किसी एक पूरे कार्यक्रम के आधार पर मिले। उस कार्यक्रम का नेतृत्व कौन कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी। अर्थात जो नई सरकार बनेगी, जनता के प्रति जवाबदेही लेने के लिए और जनता के प्रति कार्य करने के लिए नरेंद्र मोदी को और अधिक समय देना आवश्यक है, क्योंकि वो अपने कार्यक्रमों को लंबे समय तक लेकर जा सकते हैं, और यह अत्यधिक आवश्यक है। वर्तमान समय में हमने आर्थिक विकास और तमाम तरह की जो पॉलिसी है, दूरदर्शी पॉलिसी, उसकी नींव रखी है, उसके परिणाम हमें भविष्य में मिलने वाले हैं। और अगर हम नरेंद्र मोदी को वर्तमान समय में छोड़ देते तो नेतृत्व खत्म होगा। दूसरी तरफ हमें यह भी सोचने की आवश्यकता है कि विपक्ष आकर यह बोलता है कि मोदी के ना रहने से हमें घाटा नहीं होने वाला। आपको समझ में आना चाहिए, वर्तमान समय में यदि आपकी सरकार आई है, ये इसलिए आई है क्योंकि हम इस बात को पूरी तरह से फैलाने में सफल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी वर्सेस पूरा विपक्ष की राजनीति है, और पूरा विपक्ष अपॉर्चुनिस्टिक है, और वो अपने तमाम अपॉर्चुनिज्म को लुभाने के लिए नरेंद्र मोदी के नाम पर जो एक ध्रुवीकरण का कार्य हुआ, राजनीतिक ध्रुवीकरण, वो अत्यधिक सफल यंत्र साबित हुआ है। और जब वो अत्यधिक सफल यंत्र साबित हुआ है तो उस यंत्र को हम छोड़ दें तो ये पूरी तरह से एनडीए के साथ में नाइंसाफी होगी। रही बात नैतिकता या फिर अनैतिकता की, तो वर्तमान समय में ऐसा कोई भी आदर्श स्थिति नहीं है कि किसी एक सीट के हार जाने से आप पूरी तरह से आप पर एक टाइम हो गया, किसी भी प्रकार से आप बाध्य नहीं, पूरी तरह से ये हो जाते हैं कि आप प्राइम मिनिस्टर बन ही नहीं सकते। प्राइम मिनिस्टर बनने की आप संवैधानिक प्रक्रिया की बात कर रहे हैं। संवैधानिक प्रक्रिया की बात क्या है? जो संविधान संसदीय दल होता है उसका नेता होना चाहिए। हम एक संदेश भी दे सकते हैं कि संसदीय दल का नेता नरेंद्र मोदी को हमने चुना है, और 6 महीने के अंदर में वो तय प्रक्रिया से फिर से चुनकर आ जाएंगे। और अर्थमेटिक की बात रही तो अर्थमेटिक के कारण या फिर अन्य कारक भी हो सकते हैं उसके चुनाव में हार के कारण। और जब इतना बड़ा लार्जर सैंपल सर्वे आपके पास है, उस सैंपल सर्वे को दरकिनार करना कहां तक चतुरता है? दूसरी बात, आप बात करके जाते हैं कि मोदी से पहले गठबंधन था, तो हमने बता दिया है कि मोदी से पहले भी गठबंधन था, लेकिन नेतृत्व के अभाव में वो गठबंधन सफल नहीं हो पा रहा था, जो लालकृष्ण आडवाणी के रूप में देखा। दूसरी तरफ हमें उदाहरणों के साथ भी एनडीए में जो नरेंद्र मोदी की सकारात्मक रवैया रहा है उसको लेकर चलना चाहिए। शिवसेना ने तमाम आवाज उठाए, लोक जनशक्ति पार्टी ने भी आवाज उठाए। क्या नरेंद्र मोदी ने किसी ऐसे एनडीए को साथी को छोड़ दिया? उसके पास पर्याप्त सीट थी, लेकिन उन्होंने उनको साथ लेकर चला। अर्थात वो चाहते हैं कि एनडीए पूरी तरह से फ्लोरिश करे और किसी का भी हित नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से घाटे में नहीं होगा। धन्यवाद। उपनेता पक्ष आमंत्रित है। एनडीए की इस उपस्थिति को मैं उपनेता पक्ष नमन करता हूं। दिया गया विषय कि चुनाव हारने के बाद एनडीए नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाएगा या नहीं, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री नहीं बनाएगा, इस बात के पूर्व पक्ष में सर्वप्रथम हमें यह समझने की जरूरत है कि जब विपक्ष आता है और कहता है कि जनता को यह बात पता थी कि मोदी प्रधानमंत्री उम्मीदवार हैं, और जब एनडीए ने नरेंद्र मोदी को जिस लार्जर सैंपल सर्वे की बात करते हैं उसके आधार पर जो सबसे सिक्योर सीट दी, उसमें भी अगर चुनाव हार जाते हैं तो ये चीज दिखाता है कि मोदी अपना जनादेश खो चुके हैं। उसके बाद उससे आगे बढ़ते हुए ये खुद मानते हैं कि एक चुनाव में कई तरीके की क्षेत्रीय वैल्यू जो है वो प्रचलित रहती हैं, और इसलिए अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग नेता निकल के आते हैं। तो अगर नरेंद्र मोदी के अलावा कोई और नेता निकल के आया है या नरेंद्र मोदी के अलावा एनडीए को उनके बावजूद भी बहुमत मिली है, तो हम कहीं ना कहीं उस बहुमत को दरकिनार कर रहे हैं। क्यों? एक व्यक्ति के लिए। उसके बाद ये आगे चलता हुआ एक उदाहरण देते हैं कि शायद एनडीए हमेशा से था, लेकिन नेतृत्व के अभाव में एनडीए कभी फेमस नहीं हो पाया। तो हमें समझने की जरूरत है कि जिस उदाहरण की ये बात कर रहे हैं, ये आडवाणी जी की बात कर रहे हैं, तो अगर हम आडवाणी के आधार पर भी चुनाव
चुनाव लड़े थे और उसके बाद भी जब हमें सीट मिली थी और केवल एनडीए में वो कॉमन जनादेश नहीं बन पाया था, तो हमने वाजपेयी को एक नेता के रूप में प्रमोट किया था और वाजपेयी को हम प्रधानमंत्री तक लेके गए थे। उसके बाद ये आगे चलते हैं और कहते हैं कि ये जो इनकी पूरी की पूरी वक्तव्य रहती है वो इस बात पे रहती है कि नरेंद्र मोदी बहुत लोकप्रिय है। आपकी लोकप्रियता का अनुमान किससे लगता है? मेरे ख्याल से एक लोकतंत्र में तो चुनाव से ही लगता है, और चुनाव में लोकतंत्र ने उन्हें पूरी तरीके से जनादेश से दरकिनार कर दिया है। उसके बाद ये आके बात करते हैं कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा के पास अकेले ही इतनी सीट थी, फिर भी उन्होंने एनडीए में अन्य पार्टियों को जगह दी। ये ऐसे कहते हैं जैसे नरेंद्र मोदी ने चुनाव लड़के पूरी बीजेपी पार्टी और पूरे नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस को खरीद लिया था। वो तो एनडीए की वैल्यूज थी कि नरेंद्र मोदी को उन्हें जगह देनी पड़ी। वो तो एनडीए के अन्य नेता थे जो इस बात से हमेशा विश्वास रखते थे कि एनडीए की वैल्यूज पूर्ण बहुमत के बावजूद भी कंप्रोमाइज नहीं होनी चाहिए, और ये चीज दिखाता है कि एनडीए अपने आप में नरेंद्र मोदी से ऊपर था। उसके बाद ये आके बात करते हैं कि नरेंद्र मोदी और संघ के विचारधारा की, तो हमें समझने की जरूरत है कि जो हमारा पिछला पूरा 5 साल का कार्यकाल रहा उसमें जो पार्टी थी, जो गठबंधन था, उस संघ की विचारधारा को साथ लेके चलता रहा। इसलिए हमारे और संघ के बीच में सारी इक्वेशन सच्चे हैं, इसलिए नहीं कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे। और अगर यही बात की संघ की विचारधारा को ही एक साथ लाना है तो भाजपा में अन्य भी बहुत नेता है जो संघ से जुड़े हुए, ये हमसे विकल्प मांगते हैं और ये कहते हैं कि आप नरेंद्र मोदी इतना लोकप्रिय नेता का आकलन दीजिए। हम बताते हैं कि हम किसी भी नेता को प्रधानमंत्री बनाते हैं, चाहे राजनाथ सिंह हो, नितिन गडकरी हो, अरुण जेटली हो, अगर 5 साल एनडीए सही तरीके से कार्य करती है तो 5 साल बाद जब आप आकलन कीजिएगा तो वो नेता भी नरेंद्र मोदी इतना पॉपुलर होगा, क्योंकि हमें अपने कार्य पे, हमें अपने वैल्यूज पे और हमें अपनी कार्यशैली पे, हमें अपने भीतरी लोकतंत्र पे इतना भरोसा है। उसके बाद ये जो आके बात करते हैं बार बार कि नरेंद्र मोदी एक व्यक्ति था जिसके पास अकेले की बहुमत थी, क्या नरेंद्र मोदी के पास अकेले की बहुमत थी? पूरे बीजेपी पार्टी के हर एक कार्यकर्ता ने उनके पीछे कार्य किया, एनडीए के हर एक क्षेत्रीय नेता ने उन्हें अपना समर्थन दिया, तब जाके कहीं कहीं नरेंद्र मोदी एक प्रधानमंत्री के रूप में उतने लोकप्रिय हो पाए थे। और रही बात की जब उनकी जो जिस लोकप्रियता की बात कहे हैं वो जनादेश ने ऑलरेडी खारिज कर दी है, तो अब हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि जो लोकप्रियता समाप्त हो चुकी है, अगर उसे ही हम दोबारा जगाने की कोशिश करेंगे तो हम एनडीए का जो मूल्य रहा है कि एक व्यक्ति से ऊपर उठना है, हम कहीं ना कहीं उस मूल्य से कंप्रोमाइज करेंगे, हम एनडीए की बेसिक वैल्यू से कंप्रोमाइज करेंगे और हम सेम यूपीए का तरीका फॉलो करके जैसे 10 साल तक वो मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाए रहे हैं, ये चाहते हैं कि हम भी वही काम करते हैं, हम भी जनादेश को खारिज करते हैं और हम भी कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरह नरेंद्र मोदी की एक पार्टी बन के रह जाए। तो इसलिए हमें समझने की जरूरत है कि एनडीए उनसे काफी ऊपर है। उसके बाद ये बात करते हैं कि जो विपक्ष है वो बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है और विपक्ष के खिलाफ हमें कहीं ना कहीं एक व्यक्ति को आगे बढ़ा के चुनाव लड़ने का मौका मिला, तो हमें ये समझने की जरूरत है कि जनादेश तो आपको मिल चुका है ना, आपकी लड़ाई तो विपक्ष से चुनाव के पहले तक थी, जनादेश अब आपके पास है, जनता ने आपको बहुमत दे दिया है, आप प्रधानमंत्री बनिए, आप अपनी वैल्यूज पे काम कीजिए और आप एनडीए के वैल्यूज को प्रमोट कीजिए। अब तो आपके विपक्ष से कोई लड़ाई ही नहीं है, लोकसभा में एनडीए की अपनी बहुमत है, तो अब हमारा विपक्ष से कोई लड़ाई ही नहीं बचा। तो हम बात अपने सदन में कर रहे हैं और अपने सदन में हम ये चयन करना है कि एक हारे हुए नेता को हम आगे बढ़ाएंगे या उस नेता को आगे बढ़ाएंगे या उस अलायंस को आगे बढ़ाएंगे जिसके पास जनादेश है, जिसकी वैल्यू को लोगों ने बिना किसी नेता के चुना है। तो इसलिए हमारे लिए एनडीए के प्रिंसिपल जो है वो नरेंद्र मोदी से अपने आप में काफी ऊपर है। और अब यही बात करें, इन तमाम चीजों को नजरअंदाज करके हम नरेंद्र मोदी को आगे लाते हैं, तो यहाँ जो एनडीए में अन्य क्षेत्रीय नेता हैं वो उन्हें लेजिटिमेसी नहीं देंगे, क्योंकि वो कहेंगे कि जो एनडीए की केंद्रीय पार्टी है बीजेपी, उसका नेता कहीं ना कहीं चुनाव ही नहीं जीता है, तो हम उसे स्वीकारिता क्यों दें। तो इसलिए जो रीजनल पार्टीज हैं जो एनडीए से जुड़ी हुई हैं, उनके नेतृत्व के लेजिटिमेसी के लिए, उनके नेताओं की लेजिटिमेसी के लिए बहुत जरूरी है कि हम उन नेताओं को आगे लेके आए जिनके पास जनादेश हो, क्योंकि एक गठबंधन में हमेशा एक मजबूत नेता चाहिए होता है और एक मजबूत नेता का आधार हमेशा जनादेश होता है। और उसके अलावा अगर और किसी लोकप्रियता की बात करते हैं तो ये महज और महज सदन को भ्रमित करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद ये कहते हैं कि हम 2014 में चुनाव जीते, तो चुनाव 2024 में फिर से होंगे 5 साल बाद, और अगर हमारे प्रधानमंत्री सही तरीके से कार्य करते हैं, जिसे भी हम प्रधानमंत्री बनाते हैं, आप उदाहरण ले लीजिए कि अगर हम अरुण जेटली को ही प्रधानमंत्री बनाए हैं और उनके कार्यकाल में जनता का विकास हो रहा है, जनता का वेलफेयर हो रहा है, तो वो भी 5 साल बाद नरेंद्र मोदी इतने पॉपुलर हो जाएंगे। और जो पॉपुलरिटी का इनका पूरा इनका जो आकलन करने का तरीका है जनादेश, हम बता चुके हैं नरेंद्र मोदी उसमें भी फेल हो चुके हैं। तो ये ध्यान में रखते हुए, एनडीए के इतिहास को ध्यान में रखते हुए, एनडीए की वैल्यूज को ध्यान में रखते हुए, जनादेश को ध्यान में रखते हुए
हुए हमें एक ऐसे नेता को आगे लाना चाहिए जिसके साथ जनता का समर्थन है, क्योंकि तभी वो एक मजबूत नेता के रूप में उभर पाएगा और तभी एनडीए भारत में एक विकल्प के तौर पे उभर पाएगा, जो कि यूपीए को चैलेंज दे पाएगा वैल्यू के आधार पे भी और अपने सिद्धांतों के आधार पे भी। तो इन सिद्धांतों को बचाने के लिए हमें बहुत जरूरी है कि हम नरेंद्र मोदी को पीएम ना बनाएं, क्योंकि नरेंद्र मोदी चुनाव हार चुके हैं, नरेंद्र मोदी अपनी लेजिटिमेसी खो चुके हैं। धन्यवाद। उपनेता विपक्ष सादर आमंत्रित हैं। सदन की गरिमा को मेरा नमन। सदन पर विशेष अवगत सदन को एक बार फिर से पक्ष की एक बहुत महत्वपूर्ण गलती के सामने उजागर करते हुए पक्ष बार बार आकर यहाँ ये कह के जा रहा है हम चुनाव हार चुके हैं। ऐसा नहीं, हम एनडीए के सदन में हम चुनाव जीते हैं और नरेंद्र मोदी अपनी एकमात्र सीट हार गए और यहाँ विषय है कि अब नरेंद्र मोदी को बनाना या नहीं बनाना। महोदय, अब यहाँ नरेंद्र मोदी को बनाने के जितने भी पॉलिटिकल फायदे हो सकते थे वो मेरे प्रथम वक्ता आकर बताकर गए। विपक्ष से हमने मांगा कि इसके अलावा आप किसे बनाएंगे, तो इनका ये जवाब था अगर हम किसी को भी बना देंगे तो वो इतना पॉपुलर हो सकता है। अगर यही बात सच होती तो यूपीए ने अगर मनमोहन सिंह को बना दिया जिसकी जन स्वीकार्यता नहीं थी दूसरी बार भी, तो क्या वो वापस आ पाए? नहीं। तो मतलब कि ये बात सिद्ध होती है कि उसके लिए आपको एक ऐसा नेता चाहिए जिसकी जन स्वीकार्यता हो, जो लोकप्रिय हो। आप किसी को भी लोकप्रिय नहीं बना सकते, उसके लिए आपके व्यक्तिगत कार्यों की हित सब सामने रखना जरूरी है। नरेंद्र मोदी ने 2014 से 19 तक अपने कार्य किए, उन्होंने अपनी लोकप्रियता बनाई और वो चुनाव में उनका चेहरा लेकर हम लड़े। यहाँ पर बात ये निकल कर आती है कि जब हमने किसी को अपना नेता माना, उसके नेतृत्व में हम चुनाव लड़े, तो उसका महत्व उस चुनाव में सबसे अधिक होता है क्योंकि हमने उसकी स्ट्रेटेजीज प्लान की। और यहीं पर एक बात निकल कर आती है कि नरेंद्र मोदी ने जब चुनावी प्रक्रिया में पूरे एनडीए के लिए कार्य किया और एनडीए को विजयी बनाया, तो क्या एनडीए का उनकी अपनी सीट से जो किसी अनेक कारण हो सकते हैं, जातीय गठबंधन हो सकते हैं, जातीय समीकरण हो सकते हैं जो उनके फेवर में नहीं रहे, वो अपनी चुनावी रणनीति का प्रचार ना कर पाए अपने क्षेत्र में, अनेकों कारण हो सकते हैं, अगर वहां से हार गए। जबकि संवैधानिक प्रक्रिया है, अगर कोई ऐसा विजेता दल का नेता है, अगर वो बनना चाहे, संवैधानिक प्रक्रिया प्राप्त है हमारे पास उन्हें प्रधानमंत्री बनाने के लिए, तो क्या इस स्थिति में नरेंद्र मोदी का साथ छोड़ देना सही है? तो बिल्कुल नहीं। अध्यक्ष महोदय, यहाँ बात करने की बात आती है कि यहाँ पर पक्ष बार बार आकर ये कहते जाता है कि हमारी लड़ाई हमेशा व्यक्तिवादी और परिवारवाद के विरोध में है। यहीं पे तो नरेंद्र मोदी को चुनने की आवश्यकता है। नरेंद्र मोदी अपने आप आगे आते हैं और उनके पीछे कोई परिवारवाद नहीं खड़ा होता है। नरेंद्र मोदी संघर्ष करके आगे आते हैं और आगे बन रहे हैं। इनके बाद अगर हम किसी भी और नेता की बात देखें तो उनके अंदर वो परिवारवाद का पुट भी है और व्यक्तिवाद का पुट भी है। नरेंद्र मोदी ने जब अपने कार्यों की सिद्धि करी है, वो अपने पक्ष दल अपने पद पर रहते हुए अपने कार्यों से वो चीजें प्राप्त करी। यहाँ पर महोदय समझने की बात ये आती है कि ये बार बार कह रहे कि एनडीए की वैल्यूज का क्या। एनडीए की वैल्यू कभी ये नहीं सिखाती कि जिस लीडर के लीडरशिप में आपने कार्य किया उस लीडर को हम पीछे छोड़ दें। एनडीए अपने लीडर्स को साथ रख के चलने की बात करते हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारे पक्ष के वक्ता ने साफ किया कि किस प्रकार से संघ का डोमिनेट नहीं होने देना, संघ को एक सही राह पे रखना और संघ के डोमिनेशन के बिना नरेंद्र मोदी ने जो कार्य किया वो कितना सही था। और इसके साथ साथ हमें अंतर्राष्ट्रीय छवि की भी बात करने की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी की छवि की जो स्वीकार्यता है, जैसा कि मेरे प्रथम वक्ता बता के जा रहे हैं कि अभी पूरे समाज में जो स्वीकार्यता है, क्या उसके विरोध में इनके पास कुछ उपाय निकल कर आता है? यहाँ पर विपक्ष केवल पक्ष एक ही बात पे धरना दिए हुए कि हम नरेंद्र मोदी को नहीं बनने देंगे क्योंकि उनके वो जीते नहीं है। लेकिन क्या उनके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन है? वो ये देने में असफल है। वो जीते नहीं, उसके कारण हमने गिना दिए। उन कारणों में नरेंद्र मोदी की क्या गलती है वो बताने में असफल है। महोदय, बात निकल कर ये आती है कि यहाँ पर ये कह रहे क्षेत्रीय राजनीति को प्रभावित करें। क्या राष्ट्र प्रधानमंत्री किसी क्षेत्र की राजनीति को प्रभावित करने के लिए प्रभावित करता है? नहीं अध्यक्ष महोदय, क्षेत्रीय राजनीति के राजनेता निकल कर सामने आते हैं और वो आते रहेंगे। और नरेंद्र मोदी के इस गठबंधन के बाद से जो एनडीए के जितने भी क्षेत्रीय दल हैं उन सबकी सीटों में वृद्धि हुई है। यहाँ पर दिखता आता है कि वो करिश्माई नेता आपके सामने है। हमारे पास एनडीए पहले भी थी और हम उनके बल पे आगे बढ़ते हैं। ये कह रहे हैं कार्यकर्ताओं के दम पे आगे बढ़े। अध्यक्ष महोदय, क्या कार्यकर्ता आपके पहले काम नहीं कर रहे थे जब आप चुनाव हारे थे? बिल्कुल कर रहे थे। क्यों नहीं जीते? क्योंकि आपके पास प्रतिनिधित्व का अभाव था। अध्यक्ष महोदय, प्रतिनिधित्व का जब अभाव था तभी हम हारे। यहाँ पर सही प्रतिनिधित्व प्रदान किया है, वही सही प्रतिनिधित्व आपको आगे लेकर जाता है। अध्यक्ष महोदय, हमें राष्ट्र की राजनीति और क्षेत्र की राजनीति, किसी भी राज्य की राजनीति में फर्क होता है। यहाँ पर अनेकों राज्य हैं, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, अनेक राज्य, उसकी अलग अलग राजनीति प्रक्रिया चल रही है। लेकिन जब हम राष्ट्र की बात करते हैं, जब हम केंद्र की बात करते हैं, तो केंद्र में आकर हमें एक चीज को समझने की आवश्यकता है। केंद्र में अनुभव की आवश्यकता होती है।
केंद्र में आवश्यकता होती है, कार्यबद्धता की केंद्र में आवश्यकता होती है, उस निष्ठा की जो नरेंद्र मोदी ने पिछले 4-5 वर्षों में दिखाई है। यहाँ पर जब भी नरेंद्र मोदी के पास अवसर होता है, नरेंद्र मोदी ने एनडीए के लिए कार्य किया है। अध्यक्ष महोदय, इनकी बात आती है वैल्यूज से अधिक पॉलिटिकल। हमें वैल्यूज की जब बात करते हैं, हमें राजनीतिक सच्चाइयों की भी तो आवश्यकता है। बीजेपी के ऊपर या एनडीए के ऊपर जब एक सवर्ण होने की जब आलोचना लगती है कि बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए बना और एनडीए बीजेपी अपने आप में एक सवर्ण पार्टी है और लोकहित कल्याण और नीचे जातियों का भला नहीं देख सकता, वहां पर नरेंद्र मोदी एक पिछड़ी जाति से निकल कर आते हैं और वो ये साबित करते हैं कि हाँ, मैं पिछड़ों का नेता हूं और एनडीए भी पिछड़ों का भला चाहती है। ये चीजें कहाँ जाती है? क्या वो किसी और के पास है? क्या वो रिलायबिलिटी कोई और दे पा रहा है? तो हम पाते हैं नहीं। यहाँ पर इन चीजों की बात आती है। अध्यक्ष महोदय, लोकप्रियता है, अगर कोई व्यक्ति के नाम पर आप पूरा चुनाव प्रचार करें, यहाँ पर हम साफ बता रहे हैं कि हमने उनके नाम पे लड़ा और तब हमने अपनी बहुमत प्राप्त कर ली, तो हमें लोकप्रियता है, उनकी लोकप्रियता है। अगर जैसे कि राहुल गांधी के नाम पे भी तो यूपी ने लड़ा था, वो लोकप्रियता थी उनकी, नहीं प्राप्त कर पाए। नरेंद्र मोदी के नाम पे हमने लड़ा, उनकी लोकप्रियता हमने प्राप्त कर ली। चुनाव हार जाना किसी एक सीट से, ये बहुत ही आकस्मिक विषय है। किसी भी कारण से आप हार सकते हैं। आपके चुनाव प्रचारों में कमी रह गई, आपके विरोध में कोई जाति गोलबंदीकरण किया, धार्मिक गोलबंदीकरण किया, कुछ भी ऐसे कारण हो सकते हैं जिससे आप हार गए। उन कारणों का निवारण करना एक और बात है, वो कार्य का जवाब है, और कार्य का जवाब आपको राष्ट्रीय स्तर पर मिलता है, जो नरेंद्र मोदी ने साबित किया कि बहुमत में जब आप आएंगे आपका कार्य बोलेगा, और आपका कार्य बोला है तभी आप बहुमत में हैं। अध्यक्ष महोदय, यहाँ से व्यक्ति से ऊपर उठने की बात आती है। यहाँ पर उन्हें क्यों हटा रहे? क्योंकि वो व्यक्ति, उनके कार्यों की महत्वता नहीं है। अगर नरेंद्र मोदी को हम चुनने की बात भी कर रहे हैं तो उसका आयाम क्या बनाएंगे? उनके पिछले कार्य, उनका करिश्माई चेहरा, लोगों में उनकी लोकप्रियता, लोगों में उनकी महत्वता, और वही आधार है। इनका विरोध का कारण क्या है कि सिर्फ मोदी है इसीलिए हटा दो, इसके अलावा कोई और कारण नहीं है। इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देना चाहूंगा कि मोदी को हटाने के लिए पक्ष के पास कोई सुचारू ना विकल्प है, ना कोई ढांचा, इसीलिए विपक्ष इस बात की निंदा करता है। धन्यवाद। 2 मिनट का कॉमन टाइम है। पक्ष विपक्ष के एक नेता को विपक्ष के एक नेता को बुलाए। विपक्ष पक्ष के एक नेता को बुलाए। महागठबंधन में परिवारवाद के विरोध आपका जन्म है। ये पहले आप ये समझिए, महागठबंधन से आपका तात्पर्य क्यों है? क्योंकि आप एनडीए को भी महागठबंधन नहीं कह रहे थे। बिल्कुल, हम राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और महागठबंधन अंतर जानते हैं। अच्छा, हाँ, तो महागठबंधन की लड़ाई परिवारवाद के विरोध में जो आपने स्वीकार किया, महागठबंधन से हमारी लड़ाई परिवारवाद और व्यक्तिवाद के विरुद्ध है। क्या नरेंद्र मोदी का कोई पारिवारिक बैकग्राउंड है? जी, नरेंद्र मोदी कोई परिवारवाद से जन्म नेता है? जी, आपको सबसे पहले किस परिवार के? आप सुन लीजिए, आपको ये समझने की जरूरत है कि आप, हाँ जी, आप ये लेकर सोच रहे हैं कि 2014 में जो जनादेश मिला था
वह 10 साल या 15 साल या 20 साल के लिए मिला था। 2014 का जनादेश 19 तक मिला था, और केवल इस वजह से कि नरेंद्र मोदी एक पुअर बैकग्राउंड से आते हैं, हम उन्हें पीएम नहीं बना सकते। क्या परिवारवाद की राजनीति के विरोध में कोई और दूसरा इससे उचित विकल्प है लीडर के रूप में? जी, हमारा पूरा गठबंधन ही परिवारवाद की राजनीति के खिलाफ खड़ा हुआ है, तो ऐसे लीडर हमारे पास हैं। क्या पूरा गठबंधन प्रधानमंत्री बन जाएगा? एक बनेगा तो ऐसे में कह रहा हूँ अनेक नेता हैं जिनमें से हम चुनकर बना सकते हैं। वो अनेक नेता अगर होते तो आप नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव क्यों करते? जी, आप क्योंकि नरेंद्र मोदी अभी तक आपके पीएम थे, और आपका ये आकलन गलत साबित हुआ कि जनता उन्हें अब भी लोकप्रिय मानती है। अगर आपको पता था कि नरेंद्र मोदी लोकप्रिय नहीं है, तो चुनाव के बाद आपको जब जीत कर आए हैं तो ये धारणा कैसे टूट गई आपकी? जी, सबसे पहले आपको समझने की जरूरत है कि जो हमने विरोधाभास स्थापित किया, नरेंद्र मोदी का अपनी सीट से चुनाव हारना और एनडीए का चुनाव जीतना, ये दिखाता है कि एज अ इंडिविजुअल लीडर नरेंद्र मोदी को खारिज किया गया है, लेकिन राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के मूल्यों को चुना गया है। और उसके ऊपर अगर हम पुनः नरेंद्र मोदी को थोपते हैं एज अ लीडर, तो वो उन मूल्यों का भी हनन होगा। चुनाव प्रचार का नेतृत्व मोदी ने किया। जी, चुनाव प्रचार का नेतृत्व मोदी जी ने किया। जी, आपको ये समझने की जरूरत है कि जब आप चुनाव प्रचार की बात करते हैं, तो नरेंद्र मोदी ने इंडिविजुअली चुनाव नहीं लड़ा था। विषय में दिया उनके नाम पर चुनाव लड़ा गया ना? जी, तो जब उनके नाम पर चुनाव लड़ा गया है, एक छोटी हार के लिए उसको आप कारण मान रहे हैं, तो बड़ी जीत का कारण कौन है? जी, आपको यहाँ पे ये समझने की जरूरत है कि जब मैंने आपको ये कहा था कि 543 सीटों का अपना महत्व होता है और एक सीट की जीत हार भी महत्व रखती है, तो जिस जीत की आप बात कर रहे हैं ये भी हो सकता है कि वो नरेंद्र मोदी की वजह से मिली ही ना हो, क्योंकि जब आप खुद कह रहे हैं कि एक सीट पे हार इस कारण से हो सकती है, तो क्या पता जीत भी नरेंद्र मोदी की वजह से ना हुई हो, अन्य कारण रहे हो। और हम तो कारण स्थापित कर रहे हैं कि एनडीए के मूल्य वो कारण है जिनसे हम लार्जर चुनाव जीते हैं। नेशनल पॉलिटिक्स रीजनल पॉलिटिक्स में अंतर है? जी, नेशनल पॉलिटिक्स रीजनल पॉलिटिक्स में अंतर है? दोनों इंटरलिंक है। इंटरलिंक है। हाँ। लेकिन क्या कोई प्रधानमंत्री रहेगा वही मुख्यमंत्री भी बनेगा क्या? जी, कोई प्रधानमंत्री नहीं हो ही नहीं सकता संघीय ढांचा। लास्ट क्वेश्चन। फिर जब क्षेत्र राजनीति पनपेगी तो हम तो उसके क्षेत्र में जाकर इंटरफेयर नहीं कर रहे, हम तो नेशनल पॉलिटिक्स का लीडिंग की बात कर रहे हैं। जी, आपको सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि जिस आप बोल रहे हैं कि क्षेत्रीय राजनीति राष्ट्रीय राजनीति में आप विभेद स्थापित कर रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को आप भारत के उस संसदीय कार्यप्रणाली से अलग रहकर नहीं देख सकते। भले ही वो एक छोटी सी कॉन्स्टिट्यूएंसी हो, लेकिन नरेंद्र मोदी उसमें चुनाव हारे हैं और हम उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को संसद के प्रणाली के रूप में महत्व देते हैं जितना बाकी सीटों को देते हैं। धन्यवाद। विपक्ष पक्ष के एक वक्ता को आमंत्रित करें। लोकप्रियता से आप क्या समझते हैं और लोकप्रियता मापी कैसे जाती है? देखिए, लोकप्रियता इस बात से मापी जाती है, आप जिस नेतृत्व से निकले थे वो नेतृत्व पूरा हो। नरेंद्र मोदी का नेतृत्व था एनडीए को विजयी बनाना, वो नेतृत्व और वो लक्ष्य पूरा हुआ है। एनडीए विजयी हुआ है, एनडीए सत्ता में आ चुका है, और यही नरेंद्र मोदी का एकमात्र लक्ष्य था और जो पूर्ण किया उन्होंने। जी, लेकिन नरेंद्र मोदी अपनी सीट से तो चुनाव हारे हैं ना। तो वही तो हम बता रहे हैं कि उनका लक्ष्य ये नहीं था कि उनका चुनाव किस सीट से, उनका लक्ष्य था एनडीए को लेकर के, और एनडीए की लक्ष्य पूर्ति हुई है। अपने सीट से हारने के अनेकों कारण हो सकते हैं जो हमने गिनवाए हैं। अगर उनका लक्ष्य केवल एनडीए को जिताना था तो एनडीए जीत गया है। अब प्रधानमंत्री से तो आप खुद ही कह रहे हैं उनका कोई मोह नहीं है, तो प्रधानमंत्री बनना ही क्यों है? देखिए, यहाँ पर बात यह है कि बना कौन रहा है, बनाने की चर्चा हम लोगों के बीच में अभी उनसे बात नहीं कीजिए। हम उन्हें क्यों ना बनाए इस पर बात कीजिए। वो भी सदन के इस पार्टी के नेता है, तो ये मत कहिए कि वो कहीं बाहर है। देखिए, वो भी इस पार्टी के नेता, जब पूरी एनडीए बात करें तो पूरी एनडीए नरेंद्र मोदी तो नहीं हो सकती। यहाँ पे और भी मत रखे जा रहे हैं। पूरी एनडीए नरेंद्र मोदी नहीं हो सकती, ये बात आप मानते हैं? देखिए, यहाँ पर आप एक चीज समझिए कि पूरी एनडीए नरेंद्र मोदी नहीं हो सकती, जब लेकिन जो लीडर है उसकी महत्वता सबसे अधिक होती है। समय समय पर बदलते रहते हैं, तो आपको चुनाव से पहले बदलना चाहिए था ना। जब चुनाव आपने एक लीडर के नेतृत्व में लड़ा है, सुनिए, जब आपने चुनाव एक लीडर के महत्व में लड़ा है, जब आपने जनता को वादे उस नेतृत्व के बल पे किए हैं, तो उस बल को पूरा करने की बात आती है यहाँ पर कि वही आपका नेता है। नरेंद्र मोदी लोकप्रिय होते तो अपनी सीट से चुनाव क्यों हारे हैं? और नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का पैमाना आप उसी सीट से लगा सकते हैं, क्योंकि वही सबसे सटीक विश्लेषण है। आप पूरे देश का नहीं बोल सकते। नहीं, ये आपकी कोरी कल्पना है कि हम सिर्फ एक सीट से उनकी लोकप्रियता का पैमाना लगा सकते हैं। अगर सिर्फ एक सीट से उनकी लोकप्रियता का पैमाना लगाया जा रहा होता तो एनडीए कभी जीत कर नहीं आता। यहाँ पर लोकप्रियता का पैमाना एनडीए है, क्योंकि नरेंद्र मोदी एनडीए के नेता थे, वो एनडीए को लेकर आगे बढ़े थे। का पैमाना एनडीए है, नरेंद्र मोदी नहीं है। और हम भी ये कह रहे हैं कि एनडीए
हाँ, यहीं पे आप समझिए ना कि आप उनके महत्व को ही नकार लो। एनडीए की महत्वता नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के बाद निखर कर आई है। एनडीए पहले भी था, लेकिन उसके पास जब नेतृत्व नहीं था तो वो हार रहा था। यहाँ पर हम कैसे निकल कर आ रहे हैं कि जैसे ही उसका नेतृत्व मिला वो निकल कर आया। वो नरेंद्र मोदी खुदा न खास्ता नहीं रहे, आप क्या करेंगे? देखिए, कोई ना रहा उस स्थिति की बात आप कर रहे हैं जब, लेकिन वो है तब क्या उसका सर्वाधिक उपयोग ना किया जाए? तब उसका सर्वाधिक जो उसका महत्व है उसे ना दिया जाए। आपके पास अभी कोई लीडर था तो आपने बताया क्यों नहीं? आपके पास कोई लीडर, सुनिए, तो बता दिया, भाजपा का राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का कार्यकर्ता से लेकर नेता तक सक्षम है, हमने ये तो बता किसी के नाम पर भी आप चुनाव लड़ लेते। यहाँ पर आपने जब उसके नाम पर चुनाव लड़ा है तो जाहिर सी बात है वो सबसे महत्वपूर्ण था। जब आप वहां पर एनडीए को जिताने का महत्व था, जब एनडीए जीत रहा है तो इसका मतलब साफ है कि उसका जो उद्देश्य था, जिसके लिए आपने उसको बनाया था, वो उद्देश्य की पूर्ति हुई है। क्या कभी उद्देश्य ये था कि नरेंद्र मोदी को जितवाना है, या उद्देश्य ये था एनडीए को जितवाना है? एनडीए को जितवाना जब उद्देश्य था तो एनडीए जीता है। धन्यवाद। अंतिम प्रश्न है, आपने कहा एनडीए को जिताना लक्ष्य था, नरेंद्र मोदी को जिताना नहीं था, और नरेंद्र मोदी जीता भी नहीं, वह हार गया। इस केस में भी आप नरेंद्र मोदी को क्यों पीएम बनाना चाहते हैं? क्योंकि आपका लक्ष्य एनडीए को जिताना तो सफल हो चुका है। सुनिए, यहीं पर आप धोखेबाजी की बात करते हैं जिसके विरोध में आप खड़े हो गए। यहाँ पर जब हमने एनडीए के नेता के तौर पर नरेंद्र मोदी को स्थापित किया, हमारे नेतृत्व के तौर पर, जनता के हमने वादे की कि आपके प्रधानमंत्री या इनके नेतृत्व में आप चुनाव लड़ रहे हैं और यही आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर जब आप उनका चुनाव, जब वो आपको विजेता बना रहे हैं, जब वो आपको विजेता घोषित कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप उनके साथ गलत करने की बात करें। पूरी जनता के साथ जिन्होंने आपको जन्मत दिया है, और उस पार्टी के उस नेता के साथ भी जिन्होंने आपको विजयी करवाया है। धन्यवाद। पक्ष विपक्ष के एक नेता को आमंत्रित करें। नरेंद्र मोदी हमारे नेता थे, हमारे चेहरा थे, लेकिन चुनाव हम एनडीए के वैल्यूज पे लड़ रहे थे। कहता है कि प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट है, लेकिन चुनाव हम एनडीए के वैल्यूज पे लड़े और प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट चुनाव हार गया है, और हमारे वैल्यू जैसे हारे हुए कैंडिडेट को प्राइम मिनिस्टर बनाने का समर्थन ही नहीं करता है। क्या प्राइम मिनिस्टर के रूप में शपथ लेना एक बड़ी उपलब्धि है? बिल्कुल, और हमारे एनडीए का हर एक प्राइम मिनिस्टर के रूप में से बहुत सक्सेसफुल हो सकता है, यही बात बता रहे हैं आप। नरेंद्र मोदी सक्सेसफुल थे, अगर हम ऐसा आकलन करके उन्हें प्रधानमंत्री के लिए आगे प्रमोट भी किए थे, लेकिन जनता ने उनका चयन नहीं किया। जनता ने उन्हें एकदम जनादेश नजरअंदाज कर दिया, स्वीकार ही नहीं किया। क्या एक बेहतरीन सांसद होके आप अच्छा प्रधानमंत्री हो सकते हैं? जनता, अगर जनता में आपका जनादेश नहीं है तो आप कभी एक बेहतर नेता तो हो ही नहीं सकते। लोकप्रिय होना बहुत जरूरी है, और लोकप्रिय होने का आकलन लोकतंत्र में चुनाव से ही करते हैं, जो कि वो हार चुके हैं। जब चुनाव हम जीते हैं मेगा लेवल पर, तो लोकप्रिय है मतलब? एनडीए की वैल्यूज बहुत लोकप्रिय है, इतनी लोकप्रिय है कि देश में जगह जगह चुनाव जीत गए। चुनाव में आप वैल्यूज पर गए थे, एनडीए के क्या कहे कि एनडीए के वैल्यूज पे गए थे? एनडीए के वैल्यूज पर गए थे, हाँ। आडवाणी जी क्यों हार गए? आडवाणी जी हार गए थे, वाजपेयी जी सुधार करके जीत गए थे। वाजपेयी जी की कार्यक्रम की जब आलोचना होती वो भी हार जाते। नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम नहीं था। क्या आप मानते हैं कि चुनाव में कार्यक्रम पर एनडीए नहीं गई थी? कार्यक्रम पे एनडीए नहीं गई थी, मतलब गवर्नमेंट के कार्य थे उस पर राजनीति नहीं हुई है? बिल्कुल हुई है। कहता है कि देखिए सुनिए, गवर्नमेंट का कार्य क्या था? गवर्नमेंट का कार्य था कि एनडीए की जो वैल्यूज है उसको पॉलिसी के रूप में कन्वर्ट कीजिए। अच्छा, गवर्नमेंट का काम था एनडीए की वैल्यूज पॉलिसी को सर्व करना या फिर देश को सर्व करना? अरे देश को एनडीए की वैल्यूज के साथ सर्व करना, देश तक एनडीए का वैल्यू पहुंचाना। एनडीए की वैल्यूज देश की वैल्यूज हैं? एनडीए की वैल्यूज देश की वैल्यूज तक पहुंच चुके हैं, क्योंकि हम 5 साल सरकार में और 5 साल बाद उन्होंने हमारा चयन किया और हमारी वैल्यू स्वीकार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी को सफल मान रहे हैं, देश की वैल्यूज को एनडीए की वैल्यूज मान रहे हैं। हम एनडीए की जब देश की वैल्यूज सफल हुई, मोदी जीते, तो आपत्ति क्यों है? एनडीए की वैल्यूज सक्सेसफुल हुई, एनडीए जीता, मोदी एज अ व्यक्ति फेल हुए कहीं ना कहीं, और इसीलिए मोदी चुनाव हार गए, क्योंकि उन्हें जनता ने पूरी तरीके से नजरअंदाज कर दिया। जब आपको इतना ही किसी व्यक्ति के लीडरशिप को लेकर विश्वास नहीं था, तो आप क्यों नहीं किसी नेता के बगैर बिना प्रचार समिति के बिना प्रचार समिति के जा सकते थे? लग रहा है कि गलती हो गया, अगली बार बिना किसी नेता का चेहरा आगे किए जाएगा। महागठबंधन में प्रधानमंत्री पद के कोई उम्मीदवार थे? हमारे ख्याल से तो महागठबंधन में कोई नहीं था। हाँ, नहीं था। जब महागठबंधन लास्ट क्वेश्चन। महागठबंधन में कोई प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट नहीं है, हमने प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट दिया तो जीत गए, हम क्यों ना उसे प्राइम मिनिस्टर बना दें? देखिए, इसलिए नहीं बना दे क्योंकि वो व्यक्ति खुद नहीं जीता, उस व्यक्ति की कोई स्वीकृति नहीं है, और एनडीए के मूल्य वैल्यूज के बहुत अगेंस्ट है। ठीक है।
दे भाई। विपक्ष पक्ष के एक वक्ता को बुलाए। अध्यक्ष महोदय, यहाँ पर देखने की आवश्यकता है, एक तो होता है कि आप किसी विशेषाधिकार का प्रयोग करके व्यक्ति के रूप में स्थापित होते हैं, एक होता है अपने कार्य के आधार पर। नरेंद्र मोदी ने 20 साल मुख्यमंत्री के रूप में अपनी स्वीकृति दर्ज की है, 4-5 साल एक सफल सरकार का नेतृत्व किया है, तब वो व्यक्ति लोकप्रिय हुआ है। राहुल गांधी की तरह नहीं है वो। बिल्कुल, हम एक संदेश देना चाह रहे हैं कि हम परिवारवाद की राजनीति के खिलाफ, जो सबसे बड़ा प्रतीक है, क्या हम राजनाथ सिंह को बनाए जिसके पुत्र पंकज सिंह एमएलए है? छोटी पॉलिटिक्स में तो चलेगा नहीं, नेशनल पॉलिटिक्स में जिस प्रोपेगेंडा के साथ हम चल रहे हैं उसका समर्थन अभी जरूरी है। नरेंद्र मोदी शादीशुदा मतलब है, अगर उनका बच्चा होता तो अपने पीएम नहीं बनाते, आपकी अब हम इसी बात को आपके सामने लाना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी किसी पारिवारिक पृष्ठभूमि से नहीं है। आपने कहा परिवारवाद के खिलाफ जंग लड़के हम यहाँ तक पहुंचे हैं। जब नरेंद्र मोदी पूरे देश में कार्यक्रमों पर जीत कर आए तो उसकी उस क्रेडिबिलिटी का आप क्यों नहीं फायदा उठाया? पूरा देश जीते, आपने खुद विषय में, अब एक बार विषय में पढ़ना चाहता हूँ। विषय में स्पष्ट लिखा हुआ है कि एनडीए, एक बार विषय पढ़ने, मैं फिर से अध्यक्ष महोदय को अवगत कराना चाहता हूं, एनडीए के नरेंद्र मोदी के नाम पर हम चुनाव में गए और उसके नाम पर जीते। ये नहीं कि हमने किसी क्षेत्र। आप मुझे ये बताइए कि आप जनता के बीच चुनाव में ये लेकर गए थे कि नरेंद्र मोदी की पृष्ठभूमि अच्छी नहीं है इसलिए जिताइए, या इसलिए ले गए थे कि नरेंद्र मोदी को एज ए लीडर चुनिए? हाँ, अब स्पष्ट रूप से मैं स्थापित करना चाहता हूँ, विषय के अनुरूप भी मेरी सहमति है। नरेंद्र मोदी एनडीए के सर्वमान्य नेता थे, उसके सरकार के कामकाज के साथ हम गए देश के लोगों के पास, देश के लोगों ने स्वीकृत किया। अब एकमात्र सीट हमने ऐसा तो नहीं किया नरेंद्र मोदी को 2 जगह से लड़ने दिया, मुलायम सिंह यादव की तरह कि अगर वो एक जगह से हार जाए तो हम मान लें कि वो स्थापित नेता है। हो सकता है वहां के अर्थमेटिक इक्वेशन कुछ और रहे, उससे हार गए हो, लेकिन उनको पूरे देश में स्वीकृति मिली। लेकिन अगर वो एक सीट पे आप कह रहे हैं किसी अननोन कैलामिटी की वजह से वो चुनाव हार गए, तो जो आप जीते हैं वो किसी अननोन रीजन। अब यहाँ पर आपको स्टैटिस्टिक्स की बात में, मैं स्टैटिस्टिक्स की बात करना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो आप जिस लार्जर चुनाव की बात कर रहे हैं वो भी तो नरेंद्र मोदी के बिना किसी कारण से बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर कोई विपक्ष होता तब हम ये दावा कर सकते थे, हमारी सरकार थी, हम तब गए सरकार में। कोई विपक्ष होता तो हम कह सकते थे एंटी इनकम्बेंसी से जीत गए। हम तो सरकार के कामकाज को लेकर गए थे। दूसरा पहलू, तो एक मिनट, एक उत्तर देने दिया जाए। जब स्टेट्स की बात करते हैं तो ज्यादा क्रेडिबल आपको होता है जब लार्जर सैंपल को आप कंसीडर करते हैं। एक छोटे सैंपल के आधार पर आप स्टेट्स तय करने लगे। छोटा सैंपल है, वो पाकिस्तान का है कि भारत का है? एक सेकंड, आपकी मनोदशा थोड़ी एनडीए के विरोध में जा रही है। नहीं, आप एक प्रधानमंत्री की लार्जर सैंपल नहीं होता तब हम इस बात को मान सकते हैं। एक मिनट, उत्तर देने दीजिए। अगर हम नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं घोषित करते, सिर्फ कहते कि तुम एमपी बन के आओ तो तब प्रूफ होगा तुम प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हो, तब हम ये दावा कर सकते थे। लेकिन वर्तमान समय में हमने एनडीए के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार सर्वमान्य नेता के रूप में पूरे देश में प्रचार कराया है। एक जगह हो सकता है गले भी मिल रहे आगे के कार्यक्रम के लिए मैं प्रशांत भैया को आमंत्रित करता हूँ। जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज हिंदी वाद विवाद समिति आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता है। हमारे बीच अभी हमारे मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि आ चुके हैं और हम चाहेंगे कि अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। हमारा जजमेंट तैयार हो रहा होगा, सोसाइटी का हमारा कोई मेंबर जजमेंट करेक्ट करेगा। हम निर्णय कुछ पल के बाद मुख्य अतिथि के संबोधन के पश्चात हम निर्णय को सुनेंगे। तो जैसा कि पिछले 3 दिनों से हमारा पूरा ये एक उत्सव की तरह एक, जिसे हमने तर्कोत्सव का नाम दिया था कि इसमें तर्कों का उत्सव है। इसमें ढेर सारे तर्क हमारे सामने आते हैं। 36 कॉलेज यहाँ पर आए थे और पार्टिसिपेट किए और अंततः यहाँ पर 2 कॉलेज अंत में फाइनल में एक दूसरे के सामने प्रस्तुत हुए, जिसमें एक काफ़ी रोचक मुद्दा था और जिस पे दोनों दलों ने अच्छी खासी डिबेट की है। हमारे निर्णायक के अभी रिजल्ट तैयार कर चुके होंगे, तो इसके पश्चात हम उसकी घोषणा करेंगे। 3 दिन के इस भारी थकान वाले दिनों के लिए, क्योंकि सोसाइटी के लिए ये 3 दिन काफ़ी भारी थे, चाहे वो आफ्ताब सर हों, चाहे सोनू मैम हो, विजेंद्र सर हों, इन सब ने जितनी मेहनत की हमारे साथ मिलकर
हम लोगों ने तो मेहनत की होगी भागने में, दौड़ने में, हमारे पास काम था। इन लोगों ने अपने आप को संयम से बैठाए रखा कि आपके काम के लिए हम रुके हैं, आप बताइए कि आपको कौन सी परेशानी है, कहाँ दिक्कत है, हम आपके लिए खड़े हैं। और एक सबसे बड़ी बात होती है, अब मैं चाहूँगा कि हमारे कन्वीनर आफ्ताब आलम सर आएँ और हमारे मुख्य अतिथि को सम्मानित करें। सौरभ सर कृपया आप मंच पे आएँ। उन्हें बुलाएंगे, हम उन्हें बुलाएंगे। वो हमारे कॉलेज के सीनियर हैं, वो हमारे कॉलेज के सीनियर हैं। हाँ, हम वापस आपको अपने घर में से सम्मानित करते हुए खुद को सम्मानित महसूस करते हैं। अब हमारे दूसरे विशिष्ट अतिथि डॉक्टर सोनू जी। मोमेंट को देखकर सम्मान आदित्य ओझा भैया को बुलाना चाहेंगे जो मंच पर आए और विकास दिव्य कीर्ति सर उन्हें सम्मानित करें, क्योंकि आपके अगले पीढ़ी के डिबेटर हैं जिन्होंने जाकिर हुसैन का नाम हर जगह रोशन किया है। तो विकास सर के उस परंपरा को आगे ले जाने का